Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we critically analyze 9th February newspaper. फर्स्ट टॉपिक, बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। तो थीम रखी गई है विश्व पुस्तक मेले की। इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है कि कोस कोस पे बदले पानी, सौ कोस पे बदले वानी। तो अलग अलग तरह की भाषाएं देखने के लिए मिलती है। तो किस तरह से उनको एक जीवन परंपरा के तौर पर दिखाया गया है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के सहित अन्य राज्यों को भी बैंड इसमें शामिल होंगे। जब हम बात करते हैं मेले की, तो इसमें यह है कि जो भाषा जो पुस्तकें अभी तक पढ़ी नहीं गई है भाषाओं की वजह से या फिर उनकी वजह से जो समस्याएं आ रही थी, उनके समाधान करने के बाद इन पुस्तकों को पढ़ा जाएगा। और 1,000 से अधिक पुस्तक प्रकाशन करता यहाँ पर एकत्रित होंगे कि किस तरह से भारत की डाइवर्सिटी को दिखाता है और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका प्रचार करता है। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि बहुभाषी भारत होने के कारण ये बोलते हैं कि समस्याएं होती है, तो उसको सुलझाने का एक तरीका देख सकते हैं। और इसके अलावा कि क्राउड मैनेजमेंट और किस तरह से कनेक्टिविटी देखी जाए, ताकि मेट्रो स्टेशन के थ्रू ऑनलाइन टिकट खरीद के डायरेक्ट जहां पर जो पुस्तक मेला आरंभ किया जा रहा है वहां तक किया जा सके। तो उन सब की कनेक्टिविटी और रिजोल्यूशन देखा जा सकता है ऑनलाइन और कनेक्टिविटी के कारण। पारदर्शिता कब? तो ईवीएम की जगह बैलेट या मत पात्र, जो स्टैंप करके पहले वोटों का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए कहा गया है कि किस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित हो। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में मांग की गई थी कि बैलेट का प्रयोग फिर से आरंभ किया जाए। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम या बैलेट दोनों ही एक पारदर्शिता की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन दोनों एक प्रक्रियाएं हैं जो कि चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है। तो उनको माध्यम की तरह, एक प्रतीक की तरह देखना चाहिए जो कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के तहत जिसमें चुनाव किए जाते हैं। ट्रायल में देरी जमानत का अधिकार नहीं देती। तो यूएपीए एक्ट 1967 के तहत जब धारा 18 की बात करते हैं, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी अपराधी के ट्रायल में देरी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके उनके पास जमानत का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को देख सकते हैं। कल्प मेधा, एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसी तरह इस बुरी दुनिया में भी एक अच्छाई कुछ समय तक ही प्रकाशित रह पाती है। विलियम शेक्सपियर। मानसी, आप क्या ऐड कर? इसमें पॉजिटिवली अगर हम बोलते हैं कि कोविड-19 टाइम पीरियड की भी अगर हम बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल अगर सामने आए, सपोज अगर हम लंगर्स की बात करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी लोगों पे भी हुआ होगा डेफिनेटली। तो उन्होंने भी आके ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया होगा। तो ये थोड़ा सा कोट नेगेटिव सेंस में है, बट इसको पॉजिटिवली इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव बाकी लोगों को भी, सोसाइटी को इंस्पायर कर सकता है पॉजिटिव सेंस। तो जैसे ये बोल रहे हैं, छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जा सकता है, बट जहां तक वो जा सकता है उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वो तो बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ। और किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? ओके, सो है वी आर टॉकिंग कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पे। सो फार्मर्स की कुछ डिमांड्स हैं। तो दे आर डिमांडिंग फर्स्टली कि 10% और डेवलप्ड प्लॉट, ये वो एज अ कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो पहले उनके लैंड को अक्वायर किया है उसकी कॉम्पनसेशन के लिए 10% एक फिक्स्ड वो मांग रहे हैं। बट अभी कहीं कहीं पे इट इज 5%, 7%, 6%। सेकेंड डिमांड इज एडिशनल कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। दिस इज अगेन यही अक्वायर जो किया गया कॉम्पनसेशन एडिशनल ऑफ 64.7% मिलने चाहिए। एंड थर्ड इज जॉब्स। तो फार्मर्स आर ऑल्सो डिमांडिंग जॉब्स, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर देयर फैमिलीज। तो वी सी दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इश्यूज कि फैमिली लेबर या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं सभी लोग एक फील्ड के ऊपर काम करते हैं, बट उसका एक्चुअल सेंस में टोटल आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो डिस्गाइज्ड लेबर वर्क कर रहा है फील्ड के ऊपर, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, वो कुछ रियल सेंस में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को शिफ्ट करना चाहिए टू अदर एरियाज। तो दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसके अलावा वी सी दैट
अगर हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की, तो राइट टू प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट द मैनर ऑफ प्रोटेस्ट is looked into by the administration, the police system. So manner of protest में you can't block the roads, जैसे farmers protest में भी देखा गया कि आप बाकी सिविलियंस को इशू या उनके लिए इनकन्वीनियंस नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि इस केस में देखा गया फिर से बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया एंड ट्रैफिक जैम्स हुए विच अगेन इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ एरियाज। ऐसा होगा कि क्योंकि देखा जाता है कि नोएडा से दिल्ली बहुत सारे लोग कम्यूट करते हैं फॉर देयर ऑफिस वर्क, तो वो लेट हुए, या हम बोल सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ होगा। कोई एम्बुलेंस भी बीच में इट माइट बी स्ट्रक, या बाकी चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। तो अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, दे विल बी लुकिंग इनटू कि क्या डिमांड्स है फार्मर्स की एंड कैसे उनको फुलफिल कर सकते हैं। एंड देन दे लेफ्ट ऑल्सो प्रोटेस्ट साइट जब गवर्नमेंट ने उनको अश्योरेंस दी। तो इनिशियली अगेन हमने केस स्टडीज में ऐसी चीज़ों की बात करी है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो शॉर्ट टर्म में the activeness of the administration and even the political class, the political representatives becomes important. So after the assurances, the farmers, protesting farmers, they left the site, तो एक high powered committee बनाई गई है to look into this entire thing. एंड कमिटी के अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, तो हेयर वी आर सीइंग कि इट वुड बी इंक्लूडिंग members of the Noida, Great Noida and Yamuna Authority. So they would be a part of it. It would be having the farmers also, then MPs, MLA, COs of the authorities, NTPC. तो ये सब members होंगे. So we can just have a look at the composition. So ठीक है, that's there. Then इसमें Haldwani, मानसी which is क्वेश्चन है कि जब ऐसे कुछ प्रोटेस्ट होता है तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं या फिर जिनको आधार रखकर प्रोटेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि रोड्स ब्लॉक होते हैं, इनकन्वीनियंस होता है, उससे इमरजेंसी सर्विसेज बाधित होती है, तो अदर लोगों के ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होते हैं। हाँ, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है। तो मेरे को इसमें अभी तो ऐसा कोई केस एग्जैक्टली नहीं याद है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस हैं ऑन मैनर ऑफ प्रोटेस्टिंग, बट जैसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया कि प्रोटेस्ट आप ऐसी साइट पे कर सकते हो जहाँ पे आप बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज नहीं कर रहे हो, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे इट लीड्स टू अगेन ट्रैफिक जैम्स, और जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो लॉजिस्टिक सेक्टर, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो सिंस अगेन राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, आपको उसको आपकी राइट को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो लाइक जो जैसे हम बोलते हैं कि ग्राउंड को ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड में वहां पे आप प्रोटेस्ट करो, अपनी डिमांड्स रेज करो। तो मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं कोई गाइडलाइन है कि नहीं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वायलेंस देखा गया हल्द्वानी उत्तराखंड में। सो यहाँ पे यहाँ पे भी हम एज अ पार्ट ऑफ केस स्टडीज को ये समझ सकते हैं कि व्हेन देयर इज सच टाइप ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स। तो अगर इसका पहले हम रीजन समझे कि ये वायलेंस आउटब्रेक क्यों हुआ, तो इलीगल स्ट्रक्चर्स कुछ थे मदरसा एरिया में जिनको डिमोलिश करने के लिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज गए, विच वीसी की थोड़ा सा रिलीजियस सेंटिमेंट जो है दैट गॉट हर्ट द पीपल, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। सो दैट्स हाउ द वायलेंस स्टार्टेड। तो इमिडिएटली जब वायलेंस हुई, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है एंड damage to the public property हुआ, and even people have also died because of this. तो the chief minister called a high level meeting and curfew impose किया गया, tear gas that is used, and जो high level meeting थी VC की, the chief secretary, director general of police, DGP, and definitely DM, they were a part of this. तो unruly elements, ये देखा जाता है कि ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं तो few unruly elements दे मिसयूज दिस सिचुएशन, और उनकी वजह से बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है वायलेंस और जो डैमेज होता है। और इसके अलावा वी सी SSP नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, दे बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे अगेन केस स्टडीज में भी दिस इज एम्फसाइज बाय सर कि वी वर मिसिंग ऑन की DM और SP उनके बीच में जो उनका जो रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
The damage to human life and public property, this was seen, and safeguarding the public property, this is also a part of the fundamental duty which is mentioned in the Constitution. So this is the thing. मानसी, आई विल ऐड कि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे जिसमें किसी आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं की गई, ये एक क्रम में किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि मामला आस्था का भी था वहाँ पे, तो लोगों की भावना जुड़ हुई थी। इसमें स्टेप्स लिए जा सकते थे पहले कि ड्रोन से निगरानी की जा सकती थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पे पत्थर हैं नहीं है, क्या सुविधा है, और जो सीआरपीएफ की या फिर जो अदर टुकड़ीज है उनको पहले ही वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता था, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती। थैंक यू। राइट, सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती थी। Then next topic is about, we are seeing increasing number of suicides in the security forces। जब हम CAPF पर्सनल्स की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ, हमने पहले भी बात करी है, मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक ये चीज निकल के आई है कि दे एसोसिएट कि अगर वो अपना मेंटल हेल्थ इशू किसी और के साथ शेयर करते हैं तो दे फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड, कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो दिस इज इवन सोशली ऑल्सो, सोसाइटी में भी इस चीज को एज अ टैबू देखा जाता है कि आप सिक्योरिटी पर्सनल हो तो आप एक परफेक्ट इंसान की तरह देखे जाते हो, बहुत स्ट्रांग इंसान की तरह देखे जाते हो, तो आपको कैसे मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है? तो दिस इज द इशू। तो एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिहेवियरल चेंज है दैट इज रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पे ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर स्टिल अ टैबू इन द सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, that is why they hesitate in sharing their problems because they are mocked and taunted। even जो बाकी CAPF पर्सनल्स हैं, even they make a mockery and मजाक उड़ाया जाता है। so suicide and fratricide cases they are increasing। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए we are seeing कि प्रॉपर कमेटी बनाई गई है by the Ministry of Home Affairs। and so apart from this, stop using the abusive languages with the juniors and behave decently with them। so this is also on the part of the seniors। और 3 मेजर फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए, दे आर द वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशंस एंड पर्सनल और इंडिविजुअल इश्यूज। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज को ड्राइव करते हैं। सो इसके लिए फर्स्टली ऑन द पार्ट इंडिविजुअल पार्ट, तो शेयरिंग योर इश्यूज इज इम्पोर्टेंट, एंड जो बिहेवियरल चेंज है दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा वी कैन हैव सर्टेन काउंसलर्स विच कैन बी अवेलेबल, तो काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं विच कैन हेल्प द सिक्योरिटी पर्सनल्स। एंड सेमिनार्स और कोई यू कैन सी की important personalities, they can conduct these seminars। so this is there। The next topic is about India Myanmar border security। so कल हमने जैसे बात करी, करुणा ने क्वेश्चन रेज किया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सो क्या ये उस चीज को हर्ट नहीं करेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बांग्लादेश इज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस decision of abolishing the free movement regime and fencing the India Myanmar border, क्योंकि कहीं ना कहीं this is impacting the internal security of Bangladesh also। so um, that is why we are seeing Bangladesh is supporting, and बोला जा रहा है कि this is for a good reason, this is a good move because of late we saw कि after 2021, after the military coup in Myanmar by the junta, and we saw कि refugees, the Rohingyas, they illegally migrated into the India and Bangladesh regions। so क्लब ऑफ साउथ एशिया, इसकी डिटेल्स हम और देख सकते हैं। क्लब ऑफ साउथ एशिया एग्जैक्टली, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी पेरिस क्लब के ऊपर, तो वी कैन लुक मोर इनटू दिस। सो जैसे हम रिफ्यूजीज अगर टर्म्स यूज करते हैं आंसर में, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफ्यूजीज वी कैन टॉक अबाउट forcibly displaced Rohingya refugees। so this can have more, you can say, impact, forcibly displaced। and we are seeing that refugees are creating environmental and security problems besides other difficulties for even Bangladesh।
Because again, Bangladesh में territory that is limited, land is limited, but it is adding up to the pressure on the land. Then next topic is about जो हमने अभी बात करी थी कि farmers protest की on the Noida border. So we are seeing कि union ministers they've met the farm leaders and consensus on some demands. Demands हमने देख ली and कुछ पहले preparations आप देख सकते हो कि boulders they have been stocked up at the Bhatinda border so that the farmers from the state of Punjab they do not ये the situation और बोला जा रहा है कि 13th of February को भी they have called for a protest. तो given that these steps have been taken कि वो चीज ना की जाए. Border would be sealed, aiming to stall the movement of farmers to Delhi. The Haryana police will seal the state's borders with Punjab by installing RCC structures at strategic points on the roads. So this can be the language which can be used in answers. So RCC is the reinforced concrete cement structures जिनको move करना difficult होगा. So this article has been covered. Supreme Court says कि bail, not jail, rule not applicable in UAPA cases. So as a delayed trial proceedings, it is not a ground for demand or demand for bail. So can we really say this कि right to bail जो है that is not applicable in case of the people booked under UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act. So here the case is related to the outlawed 6 for Justice जो body है, which has been rising on the notoriety chart because of the statements of its functionary Gurpant Pannam. So it was declared, you can say illegal under the UAPA Act. तो conventional idea यही है कि bail jurisprudence vis-a-vis the ordinary penal offences that the discretion of courts must tilt in favor of the often quoted phrase bail is the rule, jail is the exception, unless circumstances justify otherwise. So does not find any place while dealing with the bail applications under UAPA. Because again UAPA Act और आप इसको compare कर सकते हो with an ordinary act. So exercise of the general power to grant bail under this act is severely restrictive in scope. Okay, then coming to this cartoon. So data was released which said कि जो poorest 50% population है, they are paying 2/3 of the GST and the richer class, they pay 3 to 4% only. So you can see this wealthy individual driving a can say large SUV. So he says कि that's why we do not get free food grain. तो ही इज ट्राइंग टू से कि आप ज्यादा पे कर रहे हो जीएसटी, आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो तो इसलिए आपको फ्री रिटर्न एक तरीके से बोला जा रहा है कि आपको रिटर्न में इसलिए फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. बट एक्चुअली इफ यू लुक एट the poor people and the person and the child, so it is they are depicting कि malnourishment, stunting and wasting जो issue है that is a problem. तो nutritional insecurity, तो यहाँ पे dichotomy यही है कि ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली वो फिर भी उनको फायदा तो नहीं हो रहा है. तो दोनों के पीछे मोटिव अलग है. तो इट इज ऑन द वन हैंड रिफ्लेक्टिंग द इनकम इनइक्वालिटी. Then next topic is about how we can restore peace in the state of Manipur, where we saw कि ethnic violence was witnessed. So certain measures have been talked about and mentioned here in this article. तो फर्स्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इंश्योरिंग लाइवलीहुड सपोर्ट अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं. एंड जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. एंड झूम कल्टीवेशन की यहाँ बात हो रही है, झूम कल्टीवेशन को और बेटर कैसे किया जा सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे बिम्स्टेक की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो here we are seeing firstly हमें पता चाहिए member countries कौन सी है. तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. तो 21% of the world population is covered by these countries. एक high potential market है. तो even this can help
कि जो पोटेंशियल मार्केट की यहाँ बात की गई कि इवन एक्सपोर्ट्स में भी these member countries can help, and that can again provide a stability in terms of the livelihood and the income opportunities for the residents of Manipur. तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की इंटायरली यहाँ बात हो रही है. लुकिस्ट पॉलिसी, एवर एक्सपैंडिंग रोड नेटवर्क, वी आर सीइंग की इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग वर्कड अपॉन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स भी मेंशन किए गए हैं, लाइक झूम कल्टीवेशन को और बेटर कैसे किया जा सकता है. Zabo system, जाबो सिस्टम water मेंशन. conservation using natural fertilizer. So this is not only specific to the normalization of the region in Manipur. इसको आप रेड कॉरिडोर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. कुछ कुछ इसमें से एग्जांपल, लाइवलीहुड सपोर्ट में, सॉइल रिसोर्सेज मैप, स्मॉल फार्म विनिंग, दैट इज यूज ऑफ स्मॉल फार्म, टी बोर्ड. ऐसे उड़ीसा में काला हंडी हंगर बेल्ट है जो लेकिन टुडे इट इज अ राइस बोल. फिर गुमला डिस्ट्रिक्ट इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट हैज अडॉप्टेड मिलेट बेस्ड कल्टीवेशन. फाइन प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. यूज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ICAR, नाबार्ड, माइक्रो क्रेडिट ऑप्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो यहाँ पे भी ओवरऑल इशू यही है एग्रीकल्चर में भी. हिली ट्राइब्स जो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मणिपुर स्टेट में, कुकीज और ट्राइब्स. सो वी आर सीइंग कि प्रोडक्शन बहुत कम है, और प्रोडक्शन बहुत कम है तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम है. तो इसलिए पूरा इसी चीज के अराउंड बात हो रही है. और एक और Yes. मॉडल जो सॉल्ट मॉडल लिखा है, नागालैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी. तो हिली ट्रेन्स में और कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और प्रमोट किया जाना चाहिए. पोटैटो, पाइनएप्पल, जिंजर, टोमेटो, कीवी, टर्मरिक. अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है ना कि वहां पे लिखा है पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रूट कॉज, कंपटीशन ऑफ ओवर द लिमिटेड रिसोर्सेज बिटवीन द सेवरल ट्राइब्स. तो पॉवर्टी एलिमिनेट करेंगे, रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, तभी जाके हो सकता है लॉन्ग टर्म में देयर विल बी अ नॉर्मलाइजेशन. हाँ, उसके इसलिए लिए ये ये भी सब एग्जांपल है. इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से भी ये रीजन साइड किए हम्म. जाते हैं कि कंपटीशन और इंक्रीज हो जाते हैं. Yes. देन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हेयर वी आर सीइंग दैट वुमेन इन पावरफुल पोजीशंस, लीडरशिप पोजीशंस, उनका क्या कहना है. Next. दिव्या. Next one. सो हेयर वी सी दैट हम यहाँ से बस जो उन्होंने बोला हेडिंग्स उठा सकते हैं. तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दैट विल हेल्प द वुमेन वर्क फ्रॉम होम, हमने देखा दैट हैज हेल्प वुमेन एंड टेक पार्ट इन शेपिंग द इमर्जिंग वर्ल्ड. सो हेयर हम बात कर सकते हैं स्टेम की, स्टेम सेक्टर की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड मैथमेटिक्स. सॉरी, इंजीनियरिंग होगा ई से. सो दैट्स द. उसके अलावा जज वुमेन फॉर देयर एबिलिटीज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इफ दे आर फ्लेक्सिबल इनफ, if they are actively they are being part of good mother also, good leader also, household chores भी वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते, तो ये naturally we are saying कि women are good managers. Then nurturing ecosystem needed from the school to adulthood also, मतलब स्कूल में ही हम एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं. वहाँ पे हम करियर काउंसलिंग की बात कर सकते हैं इवन एट द हायर एजुकेशन लेवल. देन बाइस अगेंस्ट वुमेन इज मच subtler now, तो we are seeing कि यहाँ पे भी जो behavioral change, attitudinal change है, that is also happening but at a slower pace. And trying new avenues changed the life. So this is there. And apart from this, we need more women executives. So glass ceilings की जो हम बात करते हैं, so यहाँ पे end में एक concept दिया हुआ है, fourth industrial revolution. So it refers to the current era of unprecedented change driven by rapid technological advancements. So for example, rapid technological advancements में क्या examples लिख सकते हैं? Internet of Things हो सकता है, artificial intelligence, machine learning, large language models, then automation, 3D printing हो सकते हैं, blockchain. So this is their biotech बोल सकते हैं, nanotechnology. So it is transforming industries across the board. Manufacturing की बात करो, healthcare, मतलब हर एक sector में इन technologies की application है. So
इसको हम सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम बोल सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नॉट जस्ट प्योरली ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म। I will share. Launch of next phase of smart city mission. Smart city important tool, e-governance, then citizen-centric grievances redressal mechanism, infrastructure, basic infrastructure, social infrastructure, education, health, बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल नल से जल, स्वच्छ भारत अभियान, SBM एक्सेट्रा, और साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटी में देयर विल बी इंटीग्रेटेड सिस्टम, लोकल बॉडीज, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो स्मार्ट सिटी इतने सारे एरियाज है, तो स्मार्ट सिटी विद ट्रस्ट और टीयर 2 सिटी लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ स्टेट कैपिटल। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्बनाइजेशन प्लान कि जो टीयर 1 सिटी है उनके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ हो जाता है, क्योंकि देयर इज ए आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो वहां पर उसको कैसे रोके, तो टीयर 2 सिटी विल शुड बी डेवलप्ड विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ स्टेट कैपिटल, so that there is less proliferation of slums and migration from the rural to urban area, tier 2 tier 1 city। और एक सस्टेनेबल मेथड से आप काम कर सकते हैं। तो एक ये हो गया SPV व्हीकल। SPV स्पेशल पर्पस फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, स्पेशल पर्पस नाम है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर so that right to privacy and securing our digital platform from the cyber attack। स्मार्ट सिटी फेज 2.0 कौन से यहाँ पे मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। यहाँ पे एक फैक्ट भी आ जाता है कि मदुराई जो है वो ओनली स्मार्ट सिटी है जिसका मतलब 100% कंप्लीशन हुआ है प्रोजेक्ट्स का। तो बोल सकते हैं कि वी नीड मोर एंड मोर स्मार्ट सिटीज इन इंडिया ऑन द पाथ ऑफ द मदुराई सिटी इन तमिलनाडु। पॉपुलेशन कमिटी, India's population has been increasing to 1.45 billion. It will face a large challenges in long run after 10 to 20 years because of the slowing of the demographic dividend, चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी दिक्कत हो रहा है, तो आने वाले समय में और होगा। तो उसके लिए कमिटी बैठना चाहिए दैट विल आइडेंटिफाई द इमर्जिंग इश्यूज एंड इट विल कोलैबोरेट विद वेरियस स्टेक होल्डर मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर एंड लोकल बॉडीज। फिर पैरेलल जो होते हैं सिविल सोसाइटी, NGO एक्सेट्रा, डिफरेंट स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट एजेंसी, NGO, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, to carry out population related policies and program at a national and grassroots level। national level में national family health survey that conducts survey every 5 years। national family planning 1980s के समय में हुआ था, अभी भी प्रमोट किया जा रहा है। 2.1 TFR जो इंडिया में है, इट इज जस्ट बिलो दैट, 2 है अभी। तो देयर इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रासरूट लेवल में there has to be more and more input। और उसको तब किया जा सकता है जब we are empowering the individual communities with accurate information resources। individual लोग हो गए, communities हो गए, फॉर एग्जाम्पल SHG, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सर्विसेज, फिर एक्सेट्रा। there decreases in the dependency ratio 1.46 billion, 17% of the population। TFR जो बोला जाता है कि अभी 2.1 है, वो घट के हो सकता है कि 1.73 हो, और पहले का चाइना का TFR इट इज 1.1 आई थिंक, मानसी। तो इसलिए उनका पॉपुलेशन इट हैज डिक्रीज्ड फर्स्ट टाइम बोल इन सकते लास्ट ईयर। हाँ। और प्रॉब्लम क्या है कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अभी तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दैट। फॉर एग्जांपल रीस्किलिंग कर रहे हो, अपस्किलिंग कर रहे हो, और देयर हैज बीन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जॉब क्रिएशन, तब डिविडेंड मिल जाएगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म 20 years डाउन द लाइन देयर विल बी मोर पॉपुलेशन दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग फोर्सेस। वही लोग जो 29 years के होंगे 45-50 years के होंगे, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको मोर एंड मोर यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द ओल्ड एज पॉलिसी। प्रधानमंत्री जो श्रम से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, एम्प्लॉयमेंट श्रमयोगी पेंशन स्कीम हो मानधन गया, योजना। पेंशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर हेल्थ केयर, क्यूरेटिव केयर एक्सेट्रा। पब्लिक स्पेंडिंग हुई आगे, पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ 1% ऑफ जीडीपी। फोकस शुड बी मोर ऑन improving the child maternal health, higher life expectancy। लेकिन challenges है हंगर, इनसिक्योरिटी, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तभी हम लोग जब अभी जो बिल ला रहे हैं, हर जगह देखोगे कि पिछले 10 साल में इट इज फोकसिंग ऑन द सोशल सेक्टर मोस्टली। एनईपी एजुकेशन से रिलेटेड है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव, इवन स्पिरिचुअल, क्या फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, योगा भी करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर आप फूड सिक्योरिटी में देखोगे तो पीडीएस मैकेनिज्म, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, एनएफएसए 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए। जब हम लोग पिछले 2 दिन पहले बात की तो उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल मैल न्यूट्रिशन, उसमें भी देयर वाज इंटीग्रेशन ऑफ द एसएसजी एंड आशा वर्कर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान, पोषण 2.0 आईसीडीएस एट अ ग्रास रूट लेवल। अब इसमें बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट सही है, लेकिन अल्टीमेटली you have to engage the parent community and stakeholder to generate demand for early childhood education to improve the outcome। सिर्फ आरटीई करने से आप प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल के अंदर में। उसके बाद फिर टीचर रेशियो, स्टूडेंट रेशियो बहुत स्क्यूड है। उसके बाद फिर जो लोग पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बहुत डिफरेंसेस है। तो इसलिए भैया आरटीई इस खाली पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए सही है। ओवरऑल वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट एंड डेटा ड्रिवन। तो डेटा ड्रिवन के लिए अभी हाल फिलहाल में परसों जो सीबीएसई थे उनके द्वारा एक पॉलिसी लॉन्च हुआ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसमें हर एक बच्चे के क्रेडिट सिस्टम ऑनलाइन अपलोड होंगे डिजी स्टैक में, डिजी लॉकर में, जहाँ पे आप देयर विल बी अ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग ऑफ द क्रेडिट स्कोर। आप ह्यूमैनिटीज के साथ साइंस पढ़ सकते हो, साइंस के साथ हिंदी पढ़ सकते हो, एक्सेट्रा, ताकि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड सिर्फ टॉप डाउन मैकेनिज्म, बॉटम अप होता है। तो बॉटम से आपको डेटा कलेक्शन मिलता है, बॉटम अप मतलब ग्रास रूट लेवल से डेटा कलेक्शन होता है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं, मैटरनल हेल्थ कैसा है वो जगह पे, ग्राम पंचायत में। डेटा कलेक्शन, मैनेजमेंट, एनालिसिस, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्रोसेसिंग एट अ टॉप लेवल, नीति आयोग का रोल है इसमें। फिर जो बिग रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, सीपीआर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से लेकर ओआरएफ, बाकी वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो एनालाइज करते हैं एंड दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कंसल्टिंग बॉडीज। और फिर वो इट इज पास इन द पार्लियामेंट, जो भी पॉलिसी एंड एक्ट और जो पॉलिसीज होते हैं इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये समय ट्रांसपेरेंसी होता है, डेटा इज इम्पोर्टेंट। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सेट्रा, तभी जाकर के ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच होगा। तो जब हम लोग कंक्लूड करते हैं ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच ऑफ पॉलिसी मैनेजमेंट, तो ग्रास रूट लेवल से लेकर के टॉप लेवल के बीच में there has to be some intervention, accommodation, spirit of cooperation between different stakeholder, data collection in a very accountable manner। दूसरा बात कि सोशल सेक्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन। इसलिए जो भी स्कीम्स अभी हाईलाइटेड, सब सब टारगेट होता है स्पेसिफिक आपके जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने के लिए। राइट फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान, पीएमजेएवाई, जन धन, पीएमएफबीवाई फसल बीमा योजना, केएसआई किसान से रिलेटेड जो किसान स्कीम होते हैं, फिर एग्रीकल्चर फंडिंग के स्कीम, सब चीज आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो तभी जाके जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म में वो अचीव कर सकते हैं। इसमें उसी क्वेश्चन था कि जितनी भी हमने बातें की यहाँ पे सब लाइबिलिटीज है, पोषण हो, पीडीएस हो, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट,
मतलब ऐसा कंक्रीट ग्रास रूट लेवल पे क्या करे कि जो इंडिया के लिए पॉपुलेशन है लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो जाए? जो भी लोग कर रहे हो लाइबिलिटी नहीं हुआ। वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कभी लाइबिलिटी नहीं हो सकता, ये सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। आप जब इन्वेस्ट करते हो पोषण में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो बच्चे होते हैं वो 6 ईयर 7 ईयर्स के, उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो सेंटिंग कम हो जाएगा, वेस्टिंग कम होगा, तो वो हो सकता है ना कि उसमें से कोई बच्चे बाहर पढ़े, उसमें से कोई बच्चे एग्जाम क्रैक करे, उसमें से बच्चे जो कुछ बना सकते हैं, साइंटिफिक चीज बना सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लाइबिलिटी नहीं। सेकंड, आप जो बात करें लाइबिलिटी जो कैसे चेंज करें, तो चेंज करने के लिए पहले आपको जो बहुत ज्यादा गरीब है उसको बेसिक तक लाना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट, तो बेसिक रिक्वायरमेंट इंसान का क्या होता है? घर होता है, तो घर के लिए पीएम आवास योजना। फिर खाना होता है, खाना के लिए तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी के क्या चाहिए, तो पीडीएस हो गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फिर बाकी जो होता है छोटा मोटा लेवल एम्प्लॉयमेंट, तो मनरेगा हो गया कि 100 डेज ऑफ गारंटीड रूरल के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप बात करोगे कि उस ऊपर का चीज में आ जाएगा फिर हेल्थ, उसके बाद फिर आ जाएंगे सोशल सर्विसेज, उसके बाद आ जाएंगे गवर्नमेंट स्कीम डिफरेंट डिफरेंट रिन्यूमरेशन का बात हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बात करोगे कि एजुकेशन में फॉर एग्जाम्पल कि उसमें भी डिफरेंट लेयर्स है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और फिर हायर एजुकेशन हो गया। तो हायर एजुकेशन लास्ट में अगर बोलेंगे तो लास्ट में हो, पहले इसी में चेंज करना हो सेकेंडरी, और तभी तो स्कीम में भी देखा जा रहा है अर्न वैल्यू लर्न, आईटीआई में फोकस किया जाता है, फिर इसमें भी बीपीओ में फोकस किया जाता है, गिग इकोनॉमी फोकस किया जा रहा है ओवरऑल। तो आप नीचे आई से आप विल ऐड, उठाओगे तो बोलो। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर लॉज को इजी कर सकते हैं। जो कि एफडीआई से वित्त मंत्री कहते हैं फर्स्ट डेवलप इंडिया होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा तभी जाके एसेट्स बन पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश ने किया और अच्छा किया उन्होंने, कपड़े के काम में अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। उसके साथ जो एजुकेशन रहती है, एजुकेशन में रोट लर्निंग या फिर एकेडमिक से पेपर क्रैक करने से अलग स्किल्स को भी लाना पड़ेगा, जिससे कि ग्रास रूट पे हमें चेंज देखने के लिए मिले और ह्यूमन कैपिटल में वो कन्वर्ट अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ हो सके। तो ये लाइबिलिटीज वरना ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी। ठीक है। कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट, डिबेट अराउंड द सब कैटेगराइजेशन विद इन द एससी कोटा। तो करेंटली बात हो रही थी जो एससी कोटा 15% उसके अंदर में सब कैटेगरी होना चाहिए। देयर हैज बीन मेनी इशू वेयर द पर्सन फ्रॉम द एससी कोटा हैव क्रैक्ड द एग्जाम, गवर्नमेंट सर्विस 1 में जा चुके हैं, लेकिन उनके बेटे फिर से एससी कोटा यूज करते हैं। तो पहले से चल रहा था आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई विच कम्युनिटी गेट रिजर्वेशन, स्टेट्स डोंट हैव द पावर टू deal with this. State can only recommend to the parliament. Parliament can implement such reservation for such tribes and जो scheduled tribes या scheduled caste के लिए। तो आर्टिकल 341। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1971 में पंजाब हैज इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 25% एससी रिजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 2 कैटेगरी, वाल्मीकि मजहबी सिख के लिए थे और 2 मोस्ट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी। तो उसके बाद से देयर हैज बीन एन अपील और दिस ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे क्रीमी लेयर आया है ओबीसी के अंदर में 1992 इंदिरा स्वामी जजमेंट कि सम ओबीसी आर मोर डोमिनेंट, और इसलिए और उसके अंदर में भी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली आप डिटरमाइन करोगे कि क्रीमी लेयर कौन है, नॉन क्रीमी लेयर कौन है, वैसे ही आप एससी के लिए कर सकते हो। तो उस समय पहले कॉन्सेप्ट नहीं आया क्योंकि देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड देयर वर डिमांड फ्रॉम द एससी पॉपुलेशन क्योंकि एससी है, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर सोशली आपको मार्जिनलाइज किया जा रहा है कि वर्ड्स यूज किया जाता है दैट इज डिटरमेंटल टू देयर ग्रोथ एंड डिग्निटी। तो इसलिए उस समय क्रिमिनल नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद से दोनों तरफ से आर्गुमेंट अभी हो रहा है। और एक तरह से बोला जाए सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट का दोनों का एक डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट देयर शुड बी ए सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी पॉपुलेशन। पिछड़े में अति पिछड़े को मिला जाना चाहिए रिजर्वेशन में बेनिफिट रादर देन पिछड़े वर्ग। तो उसमें देयर इज नो हार्म प्रिंसिपल, देयर इज नो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14-16 में वही बात करता है कि मोस्ट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड
क्लासेस को आप प्रमोट करिए। तो यहाँ पर